हाय फ्रेंड्स, एडिशन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो चलिए भाई, पिछली वीडियो में हमने जान लिया था मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के बारे में। आज हम जानेंगे मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है। या मैं यूं कहूं कि जो मोजले थे उन्होंने जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में संशोधन किया था, तो उन्होंने क्या संशोधन किया उसको हम कवर करके चलेंगे, ठीक है। और उसके बाद जानेंगे हम दीर्घाकार आवर्त सारणी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से। चलिए भाई, समझ लेते हैं पहले हम किसके बारे में भैया, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में, ठीक है ना। तो हमारा टॉपिक होगा आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है भाई। तो हमारे पास जो आधुनिक आवर्त सारणी थी इसको किसने संशोधित किया, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मोजले। क्या थे भैया? मोजले। अब मोजले ने क्या काम किया भैया, पीरियडिक टेबल में संशोधन किया किसकी, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में। अब वो संशोधन क्या किया वही हम समझकर चलेंगे। तो मोजले का मानना था, जब तक, क्योंकि मोजले ने परमाणु क्रमांक की क्या करी थी, खोज की थी। तो मोजले का मानना था कि किसी भी तत्व की प्रॉपर्टी होती है उनका मुख्य लक्षण जो होता है, परमाणु द्रव्यमान की अपेक्षा परमाणु संख्या अधिक क्या होता है, मतलब लाभकारी होता है, ठीक है ना। तो कुल मिला के बात यह जाती है कि मोजले ने यहां से क्या किया, मेंडलीव की सारणी में संशोधन किया और संशोधन करके एक नई सारणी प्रस्तुत की जिसको हम क्या कहते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं, ठीक है। तो मोजले ने यहां पर एक नियम दिया था जिसको हम क्या कहते हैं, आधुनिक आवर्त नियम। क्या कहते हैं भैया? आधुनिक आवर्त नियम। आप, ठीक है। चलिए, तो आधुनिक आवर्त नियम क्या है इसे हम पहले क्लियर कर लेते हैं। तो इसमें बताया गया क्या भैया, तत्वों के जो भौतिक एवं रासायनिक गुण होते हैं, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, उनके परमाणु क्रमांक के क्या होते हैं भैया, आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है। चलिए, अभी कॉमन में बात करता हूं। आधुनिक आवर्त नियम से पहले जो दिया गया था वो कौन दिया गया था, मूल आवर्त नियम दिया गया था। अब मूल आवर्त नियम में किसको माना था भैया, मेन गुण, परमाणु क्रमांक की जगह वहां पर माना था परमाणु संख्या को, ठीक है। सॉरी, परमाणु क्रमांक की जगह वहां पर किसको माना था, द्रव्यमान संख्या को, ठीक है। तो यह मैं कहूं अनुभार को, ठीक है। अब आधुनिक आवर्त नियम में किसको माना भैया, मोजले ने परमाणु संख्या को माना, ठीक है, ये परमाणु क्रमांक को। तो मोजले ने जो आवर्त सारणी दी थी उस सारणी में क्या क्या संशोधन किया उन्होंने। तो बेटे, मेंडलीव की तो आवर्त सारणी मैंने पहले बता दी थी आपको। तो पहली कॉमन बात तो सबसे पहले ध्यान देना, इसकी विशेषता लिखना बहुत आसान है यदि आपको समझ में आएगी तो जो सारणी थी, तो अभी हम आप लोगों को बता देते थे, पहले हमने बताया था आपको, इस तरह से जो क्षैतिज पंक्तियां होती हैं बेटे, इनको क्या कहा जाता है, क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, आवर्त। और इनको वर्ग या समूह कहा जाता है, ठीक है। तो कॉमन जब आधुनिक आवर्त सारणी बनी उसको कितने आवर्तों में भैया, टोटल 7 आवर्तों में बांटा गया। और अगर मैं वर्ग की बात करूं तो 9 वर्गों में बांटा गया, जिसमें 9वां समूह जो था कौन सा भैया, 9वां वर्ग जो था ये क्या था हमारा, शून्य समूह था। कौन सा था भैया, शून्य समूह। इट्स ओके। चलिए, कॉमन बात ये, अब मोजले ने क्या किया, अपनी पीरियडिक टेबल में तत्वों को किसके आधार पर रखा भैया, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में रखा, जबकि मेंडलीव ने रखा था परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं बात करता हूं किसकी भैया, आवर्त के बाद, तो पहला टर्म्स तो हमारा यहां पर ही बन जाता है ये। अगर विशेषता की बात करूं तो पहला पॉइंट बन जाएगा। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो उन्होंने क्या किया था, प्रत्येक वर्ग को, किसको भैया, प्रत्येक वर्ग को 2 उपवर्गों में बांटा था। किसमें बांटा था भैया, 2 उपवर्गों में बांटा।
कैसे? यदि वर्ग फर्स्ट, तो इसको दो वर्गों में बांटा, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी, ठीक है। और उन्होंने इसी प्रकार से 7 तक, मैं कहता हूं डैश मार के कहता हूं 7, सेवंथ वर्ग को भी किसमें बांटा भैया? दो वर्गों में बांटा, सेवंथ ए और सेवंथ बी। लेकिन 8वें वर्ग को और 9वें वर्ग को उन्होंने वर्गों में नहीं बांटा, ठीक है बेटे। तो आगे चले, तो इस प्रकार से उन्होंने तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में क्या किया? व्यवस्थित किया। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो दी जाती है वो किसको दी जाती है भैया? दीर्घाकार आवर्त सारणी को, ठीक है। तो मैं कॉमन इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करके क्या करता हूं, इसकी कमियां मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दीर्घाकार आवर्त सारणी, और मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए भाई, इन्होंने जो है 8वें वर्ग के अंदर, किसके अंदर भैया? 8वें वर्ग के अंदर 3 तत्वों को, मतलब 3 वर्गों के तत्वों को एक साथ रखा। कितने के? 3 वर्गों के तत्वों को एक साथ रखा, लाइक दिस। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं उन एलिमेंट को हम क्रम में रखते हैं, तो FeCO और हमारा Ni, ये 3 वर्गों के एलिमेंट किसने भैया? मोजले ने 8वें वर्ग के अंदर एक साथ रखे, ठीक है। तो ये उनकी कमी का एक कारण भी बना। क्या? उसने 3 वर्गों के तत्वों को 8वें वर्ग के अंदर एक साथ रख दिया। दूसरी बात, हाइड्रोजन को कोई उचित स्थान नहीं दे पाए। बिल्कुल सही बात है भैया, हाइड्रोजन को कोई उचित स्थान तो आज भी नहीं मिला है, वो दीर्घाकार आवर्त सारणी में भी एक दोष का कारण है, ठीक है। तो फिर हमारे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था, कौन कौन से भैया? रांग, बर्नर और बरी, ठीक है बेटे। रांग, बर्नर, बरी 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी में संशोधन किया, और संशोधन करके एक नई सारणी प्रस्तुत की, जिसको हम क्या कहते हैं भैया? लॉन्ग पीरियडिक टेबल, मतलब दीर्घाकार आवर्त सारणी। क्या कहते हैं भैया? दीर्घाकार आवर्त सारणी। चलिए, अब अगर मैं कहूं इसका मुख्य गुण क्या था भाई? आधुनिक आवर्त सारणी में मेन प्रॉपर्टी थी परमाणु क्रमांक, मतलब कि तत्वों को रखा गया था परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में। लेकिन यहां पर मेन प्रॉपर्टी आती है भैया क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या आती है भैया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस सारणी में जो इलेक्ट्रॉन, मतलब तत्वों को रखा गया है भैया, किसमें? दीर्घाकार आवर्त सारणी में जो तत्वों को रखा गया है वो किसके आधार पर रखा गया भैया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर रखा गया, ठीक है। चलिए, कॉमन। अब मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं, थोड़ी सी प्रॉपर्टी के बारे में पहले से रफ कर लेते हैं। तो चलिए भाई, दीर्घाकार आवर्त सारणी के बारे में मैंने अभी बताया आपको, तो और थोड़ा सा हम इसके बारे में विस्तार से समझते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको बिल्कुल सारणी के माध्यम से समझाऊंगा हर पॉइंट को अच्छे तरीके से, ठीक है। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी के अंदर सबसे पहली बात क्या है? जो मोजले ने अपनी आवर्त सारणी को उपवर्गों में बांटा था, तो दीर्घाकार आवर्त सारणी में उसको क्या कर दिया गया भैया? फेल कर दिया गया। अब मैं कहता हूं पॉइंट नंबर 1 क्या? इसको 18 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में बांटा गया भैया? दीर्घाकार आवर्त सारणी को 18 वर्गों में क्या किया गया भैया? विभाजित किया गया या बांटा गया, ठीक है। ओके, दूसरी बात, 18 वर्गों में बांटा गया। सेकंड टर्म्स कहता है कि इसमें 7 आवर्त, मतलब वो तो कॉमन बात पहले से चल रही है। 7 आवर्त कौन कौन से थे भैया? उनको हम कवर करते हैं। 7 आवर्त, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6, 7th, ठीक है। 7 आवर्त थे, और प्रत्येक आवर्त में, मान लो सपोज करो अगर मैं फर्स्ट आवर्त की बात करता हूं, ये जो आवर्त है हमारे, इस आवर्त में 2 एलिमेंट्स को रखा गया, सेकंड में 8 को रखा गया, और इसमें भी 8 को रखा गया, इसमें 18 को रखा गया, और इसमें 18 को, इसमें 32 तत्वों को, और इसमें 32 तत्वों को रखा गया। कुछ बुकों में लिखा होता है कि 8वां आवर्त अपूर्ण है या अपूर्ण होता है, तो बेटे वो जब था पहले था, अब तो पूर्ण है भैया, क्योंकि टोटल 118 तत्व अब क्या हो चुके हैं भैया? ज्ञात हो चुके हैं, ठीक है बेटे।
काउंट करोगे तो टोटल आपके कितने बैठेंगे, 118 बैठेंगे। कितने बैठेंगे भैया, 118 बैठेंगे। ठीक है, चलिए अब अगर मैं बात करता हूं पहले आवर्त को क्या कहा जाता है भैया, अति लघु आवर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अति लघु आवर्त कहा जाता है। अगर मैं इन दोनों की बात कहूं तो इनको क्या कहा जाता है भैया, लघु आवर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, लघु आवर्त कहते हैं। और इन दोनों को दीर्घ आवर्त कहते हैं। किनको भैया, जिसमें 18 तत्व आते हैं, दीर्घ आवर्त। और बचा शेष कौन सा भैया, हमारे बाद के दोनों, जिनको हम क्या कह देते हैं भैया, अति दीर्घ आवर्त। क्या कह देते हैं, अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। ठीक है, कॉमन। अब यहां से पॉइंट हमारा क्लियर होता है। नेक्स्ट टर्म्स हमारा आता है थर्ड, क्या कि इसको 4 ब्लॉकों में बांटा गया। किसको भैया, दीर्घाकार आवर्त सारणी को, दीर्घाकार आवर्त सारणी को 4 ब्लॉकों में बांटा गया। ब्लॉकों में बांटा गया है भैया। अब वो 4 ब्लॉक कौन से हैं, एस, पी, डी, एफ। और ये ब्लॉक जो बने हमारे किसके आधार पर बने भैया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बने। किसके आधार पर बने भैया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। ठीक है भैया। दूसरी बात, ये बात तो कॉमन पहले से चलती आ रही है कि समान गुणों वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया, एक ही वर्ग में रखा गया। ठीक है। अब अगर मैं बात कर लेता हूं किसकी बेटे, डायरेक्ट, क्योंकि मैं ज्यादा विस्तार से यहां ना बता के सीधा सारणी पे बताऊंगा विस्तार से। अगर मैं दोष की बात करता हूं, इसकी कमियां, वो कौन कौन सी कमियां हैं, वो आज भी हैं। पहला, वही कमियां, हाइड्रोजन को कोई उचित स्थान आज भी किसमें नहीं दिया गया है, आवर्त सारणी में नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया है उसके बारे में भी हम आगे जानेंगे थोड़ा विस्तार से। दूसरा टर्म्स हमारा क्या आ जाता है भैया, आवर्त सारणी के नीचे 2 लाइन देखेंगे आप लोग, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, उनको आवर्त सारणी में स्थान नहीं दिया गया। ठीक है, तो अपनी बात को मैं यहां पर अभी थोड़ा विराम देकर सीधा मैं चलता हूं आवर्त सारणी के चार्ट पर, वहां पर आपको डिटेल में बहुत अच्छे से समझाऊंगा। चलिए, उठा क्यों हो रहा है तो यार, मैंने प्ले कर दिया, काट नहीं पड़ेगी। चलो तो भाई जरा समझते हैं किसके बारे में भैया, इस टेबल के बारे में अच्छे से। तो सारी जानकारी मैं आपको इस टेबल के बारे में यहां पर दूंगा। तो बेटे यहां पर कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो है हमारी, जो लॉन्ग फॉर्म में आई है, दीर्घाकार जिसको हम बोलते हैं, उसमें टोटल कितने आवर्त बताए थे मैंने, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 पीरियड यहां पर दिखाई दे रहे हैं। ये मेरा तीर का निशान बता रहा है। बहुत बच्चों को इसकी जानकारी नहीं होती है, तो अच्छे तरीके से यहां पर समझ कर चलेंगे। मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाना है। तो 7 आवर्त की मैं बात करूं, इस तरह से 7 आवर्त यहां पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा था पहले आवर्त को अति लघु आवर्त कहते हैं, जिसमें 2 एलिमेंट आते हैं हमारे, एक तो हाइड्रोजन आता है और दूसरा हमारा हीलियम आता है बेटे। ठीक है, दूसरी बात अगर मैं कहूं, सेकंड आवर्त में 1 2 3 4 5 6 7 8 तत्व आते हैं। तीसरे आवर्त में 1 2 3 4 5 6 7 8 तत्व आते हैं। टोटल कितने हो गए भैया हमारे अब तक। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगर मैं 4th पीरियड की बात करूं तो इसमें भैया हमारे टोटल 18 एलिमेंट्स आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल चलेंगे तो यहां तक 18 हो जाएंगे। और 5th में भी कितने आएंगे हमारे, टोटल 18 आएंगे। ठीक है, लेकिन यदि मैं 6 की बात करूं तो यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैंने कहा 32 तत्व आते हैं, मतलब 32 तत्व आते हैं, लेकिन यहां पर बच्चे जब गिनते हैं तो गिनने के बाद यहां पर चौथे तत्वों की कमी बैठती है। तो बच्चे कहते हैं जी 14 तत्व कहां है बेटे, यहां पर लगा है सीजियम और बेरियम के बाद यहां पर लिखा है 57 71 स्टार लैंथेनाइड, मतलब कि वो यहां से यहां कन्वर्ट हो गए हैं लैंथेनाइड सीरीज में। और वो 14 तत्व कहां आते हैं, 6 आवर्त के यहां पर आते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी इनसे अलग होती है। ठीक है ना, इसलिए। और अगर मैं 7th की बात करूं, ऐसे ही यहां पर 89 से 103 तक के, मतलब 103 के एलिमेंट नीचे आते हैं एक्टिनाइड सीरीज के अंदर। ठीक है, इनके गुण भी इनसे क्या है, अलग है। तो टोटल इस वाली सीरीज के जो एलिमेंट है उसके साथ लैंथेनाइड के गिने जाते हैं और इस वाली सीरीज के एक्टिनाइड के साथ गिने जाते हैं। तो टोटल हमारे 32 आ जाते हैं। ये तो कहानी खत्म हो जाती है आवर्त की। अब मैं अगर वर्ग की बात करूं बेटे, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा
हमारे पास जो वर्ग होते हैं सारणी में, टोटल ग्रुप ऐसे इशारा कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, टोटल 18 वर्ग में इसको डिवाइड किया गया था दीर्घाकार आवर्त सारणी को। लेकिन यहां पर कहीं कहीं आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड बी, फोर्थ बी, ठीक है, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवंथ भी, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब कॉमन यहां पर दिख रहा होगा आपको 8 वर्ग दिख रहा है ना। अब इस 8 वर्ग में मैंने आपसे कहा था अभी पीछे कि 8 वर्ग में मोजले ने क्या किया था, 3 वर्गों के तत्वों को एक साथ रख दिया था, मतलब FeCO Ni को, RuRH PD को, OSIR PT को, ठीक है ना, इस प्रकार से 3 जोड़े के साथ 8वें वर्ग में तत्व एक साथ रख दिए, जो इनकी कमी का एक कारण था। इट्स ओके। लेकिन रांग बर्नर बरी ने क्या किया भैया, इसको टोटल 18 वर्गों में इसलिए बांटा, तो इसी प्रकार से हमारे 18 वर्ग ये आ जाते हैं। अब मैंने कॉमन बताया था कि इसको 4 ब्लॉकों में बांटा गया बेटे। तो यहां पर देखो ये वाला जो ब्लॉक होता है ये S ब्लॉक होता है, और यहां जो होता है ये P ब्लॉक होता है, और उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरा D ब्लॉक होता है, ठीक है बेटे। और लास्ट जो हमारा आता है F ब्लॉक, वो देखो नीचे दिखाया है, इस सारणी में इस F ब्लॉक को स्थान नहीं मिला है, इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होने के कारण इसको अलग रखा गया है, 2 सीरीज अलग रखी गई हैं, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड, ठीक है। चलिए अब मैं आगे बात करता हूं कि इसमें जो प्रत्येक ग्रुप में तत्वों को रखा गया है, मैंने कहा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर रखा गया, बिल्कुल भैया कॉमन। इस सीरीज के अंदर जितने भी तत्व रखे गए हैं सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सेम होगा। अगर आपको दिख रहा होगा तो यहां पर सब में दिखा होगा 1s1, यहां पर लास्ट में 2s1, ठीक है ना। जैसे कि मान लो ये पहले आवर्त का है तो फर्स्ट आवर्त का है तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 1s1 आएगा, दूसरे वाले के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन 2s1 आएगा, इसके लिए 3s1 आएगा, इसके लिए 4s1 आएगा, इसके लिए 5s1 आएगा, इसके लिए 6s1 आएगा, इसके लिए 7s1 आएगा, ठीक है ना। मतलब कि एक ही वर्ग के अंदर रखे जो तत्व होते हैं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है सेम प्रकार के सब सेल को भरता है, ठीक है। ऐसे ही इसके अंदर भरेगा। और अगर मैं बात करता हूं भैया P ब्लॉक की, वही कंडीशन P के अंदर से लेगी, क्योंकि बेटे इनमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर रखा गया है S ब्लॉक को, और P ब्लॉक के अंदर जो तत्वों को रखा गया है किसके आधार पर रखा गया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। तो इनमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो किसके अकॉर्डिंग है भैया, वर्गों के अकॉर्डिंग है, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग है, वर्गों के। लेकिन यदि मैं D ब्लॉक और F ब्लॉक की बात करूं तो इनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आवर्त के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है बेटे, किसके अकॉर्डिंग होता है, आवर्त के अकॉर्डिंग होता है। आवर्त मतलब इस तरह से, ठीक है, कैसे होगा, इस तरह से होगा, ठीक है। S और P ब्लॉक में किसमें होगा, वर्गों में होगा, ठीक है। उसके साथ साथ यदि मैं अब आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बताता हूं, यहां पर जो आपको सीरीज दिखाई दे रही है, फर्स्ट सीरीज में हाइड्रोजन रेड कलर दिखाई दे रहा है, ये कहना चाहता है कि ये आज भी विवादास्पद है, ठीक है ना, इसको कोई उचित स्थान नहीं मिला है। बट यहां पर कुछ हल्के ग्रीन कलर में आपको सारे एलिमेंट दिखाई दे रहे होंगे, ये किसको बताते हैं, ये सब क्षार धातु के बारे में बताते हैं। ये हल्के येलो जो है क्षारीय मृदा धातु के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, इधर जो है ये सारे मेरे डी ब्लॉक के तत्व हैं, ट्रांजिशन मेटल में जिनको बोल रहा हूं, ठीक है, क्या बोलूंगा मैं इनको, संक्रमण तत्व हम बोलते हैं, लेकिन सभी क्या है, ये भी यहां पर धातु है। अगर मैं आगे चलूं पी ब्लॉक के अंदर बेटे, तो पी ब्लॉक में आपको कलर दिखाई दे रहे होंगे हमारे, यहां पर जो हमारे आते हैं इस तरफ जो दिखाई दे रहे हैं ये वाले, ये तो हमारे सारे नोबल गैसेज होते हैं 18 ग्रुप के, और इधर जो होते हैं ये हैलोजन वर्ग के तत्व होते हैं। लेकिन इसमें जो ये तत्व आए हैं ग्रीन कलर में, ठीक है बेटा, ये जो कलर में आ रहे हैं इधर देखो कुछ अलग ग्रीन कलर में आ रहे हैं, इनको भैया उपधातु कहते हैं। और ये सब धातु, ये क्या है, हमारे सारे पर्पल से इधर इधर, और इधर भी ये सब क्या है, हमारे अधातु है, ठीक है बेटा, ये भी अधातु में आता है, बोरोन भी, भले ही ग्रीन कलर दे रखा है इसका, लेकिन ये अधातु है। और यदि मैं इधर बात करूं इनकी, ये सब क्या है, हमारे धातु हैं, क्या है भैया, धातु हैं। और बाकी सब तत्व किस में आते हैं, धातु में आते हैं। बस पी ब्लॉक ऐसा है जिसमें धातु, अधातु, उपधातु तीनों प्रकार के तत्व उपस्थित होते हैं। और बेटे जो 18 ग्रुप होता है इसमें सभी एलिमेंट वे होते हैं जिनके अष्टक पूर्ण होते हैं, जिनको नोबल गैसेस कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब कुछ प्रॉपर्टियां हमारी कौन कौन सी आ जाती हैं, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है बेटा, या फिर मैं कहूं आयनाइजेशन एंथैल्पी, मेटालिक प्रॉपर्टी, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी, क्या चेंज आता है, एटॉमिक साइज। तो बेटे जैसे ही हम किसमें, आवर्त में इधर चलेंगे लेफ्ट टू राइट, और वर्ग में चलते हैं अप टू डाउन,
चलने पर आवर्तिता में कुछ डिफरेंट मतलब कुछ भिन्नता पाई जाती है, और वो भिन्नता कैसे होती है मैं बताने के लिए तो आपको यहीं पे बता दूंगा, लेकिन अभी नहीं बता रहा हूं, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा कि हमारे पास ये आवर्तिता की मेन प्रॉपर्टी होती क्या है, उनके बारे में इनको बोलते क्या है, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दीर्घाकार आवर्त सारणी को क्या किया गया भैया, प्रस्तुत किया गया। तो इस सारणी में और भी बहुत कुछ है जानने के लिए, लेकिन धीरे धीरे आप जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसके बारे में जानते जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए तो नोट्स यहां से तैयार कर लेंगे भैया। दीर्घाकार या परिवर्तित आवर्त सारणी, ठीक है। तो रांग, बर्नर तथा बरी आदि वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को तत्व वर्गीकरण का आधार माना तथा इसी आधार पर एक सारणी निर्मित की जिसे दीर्घाकार या परिवर्तित आवर्त सारणी कहते हैं। ठीक है, इस सारणी को बोर की आवर्त सारणी भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे नेक्स्ट। दीर्घाकार आवर्त सारणी का वर्णन क्या है। ठीक है बेटे, चलिए पहला पॉइंट कह रहा है दीर्घाकार आवर्त सारणी को कुल 18 वर्ग व 7 आवर्त हैं। ठीक है, किसी दिए हुए आवर्त में सभी तत्वों के अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में मुख्य क्वांटम संख्या n का मान समान होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है दीर्घाकार आवर्त सारणी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर 4 ब्लॉकों में विभाजित किया गया है। समूह फर्स्ट व समूह सेकंड के तत्वों को एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है बेटे, यहाँ समूह के स्थान पे आप क्या मान सकते हैं, वर्ग भी मान सकते हैं। ठीक है, और आवर्त सारणी में कहाँ पर रखा गया है, उनको बाईं ओर रखा गया है, आई मीन लेफ्ट साइड में रखा गया है। ठीक है, अगला टर्म्स कह रहा है समूह 13 से समूह 18 के तत्वों को क्या कहते हैं भैया, पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इनको कहाँ पर रखा गया है, आवर्त सारणी में बाईं साइड में रखा गया है। ठीक है, अब ये कॉमन यहाँ पर कह रहा है पी ब्लॉक के तत्व को संयुक्त रूप से निरूपक तत्व या मुख्य वर्ग के तत्व भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर भाई 3 आएगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है, वर्ग 3 से वर्ग 12 वाले तत्व डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं भैया, संक्रमण तत्व भी कहते हैं। ये आवर्त सारणी के मध्य में स्थित हैं, बिल्कुल सही बात है। अगला पॉइंट, आवर्त सारणी में नीचे जिन तत्वों को 2 क्षैतिज पंक्तियों में रखा गया है उन्हें लैंथेनाइड, एक्टिनाइड कहते हैं, और ये क्या है, हमारे एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने समझाया था अभी आपको, परिवर्तित सारणी को तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनाया गया। ठीक है, चलिए भाई ये नोट पॉइंट क्लियर करके चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो IUPAC के अनुमोदन के अनुसार वर्गों की पुरानी पद्धति फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, सेकंड ए, सेकंड बी आदि को क्या कर दिया गया भैया, त्याग कर दिया गया। तो मैंने बताया था अभी किस में माना गया, वर्गों में माना गया। ठीक है, 18 वर्ग। चलते हैं आगे। किसी एक समूह में स्थित प्रत्येक तत्व के अंतिम कोष, उपकोष व कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण क्या होता है, समान होता है। ठीक है, इसके बारे में और अच्छे से जानकारी हम आगे देंगे आपको। चलते हैं आगे। ठीक है बेटे, क्रियाशील धातुओं को एस ब्लॉक में वर्ग फर्स्ट और सेकंड, और संक्रमण तत्वों को 3 से 12 वर्ग में, ठीक है, और डी ब्लॉक में रखा गया है। अधातुओं को 13 से 18 वर्गों में किस में रखा गया भैया, पी ब्लॉक में रखा गया है। सारणी के नीचे 2 अलग श्रेणियों के रूप में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को रखा गया है, जिन्हें एफ ब्लॉक के तत्व हैं, और ये सब क्या है भैया, हमारी धातु हैं। ठीक है, चलिए पॉइंट हमारा क्लियर होता है। यहाँ से आगे चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दीर्घाकार आवर्त सारणी के दोष क्लियर करके चलेंगे। चलिए, दीर्घाकार आवर्त सारणी ने मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनेक दोषों को दूर किया, परंतु फिर भी दीर्घाकार आवर्त सारणी में निम्नलिखित दोष रह गए। अब वो कौन कौन से दोष हैं, चलिए। पहला दोष, हाइड्रोजन को क्षार धातु के साथ वर्ग 1 में तथा हैलोजन के साथ वर्ग 17 में रखा जा सकता है, अर्थात हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित है। नेक्स्ट पॉइंट, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को मुख्य आवर्त सारणी में स्थान नहीं दिया गया। ठीक है, तो चलिए भाई हमने जाना इसके दोष के बारे में। और भी 1-2 दोष हैं। यदि बेटे मैं बात करूं हीलियम की, तो याद रखना हीलियम को पी ब्लॉक में रखा गया है, लेकिन जबकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 1s2 होता है।
तो इसी के आधार पर इसको एस ब्लॉक में रखा जाना चाहिए था। यू भी आवर्त सारणी में क्या है, एक दोष है। ठीक है, चलिए भाई फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।